एकदम से हो जाता है कि फिर, या फिर अभी एक और बात की जाए, या फिर जैसे हाईवे बन रहा है जैसे, तो या एयरपोर्ट का एक्सटेंशन का जी काम हो रहा है, जी तो ये जो पेड़ कट रहे हैं, जी। है ना, तो इसकी जगह कहाँ पे एक्ट 1980 1980 में ये एक्ट आया था, सेंट्रल एक्ट है, और इसी के तहत जैसे आपने जैसे एरिया में काम किया, या फिर जी चंबा जैसे एरिया में काम किया, नूरपुर में काम डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, और अप टू 75 ट्रीज जो हैं प्रो राटा बेसिस उस लैंड में आ रहे हैं, तो उस संबंधित भूमि को डीएफओ बने जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेशराइज कई चीज़ में किया जाता है कि यार मेरा ये वाला काम करवा दो, या फिर कई बार पॉलिटिकल प्रेशर है, या फिर कई बार डिपार्टमेंटली बोलते हैं यार कि इनका काम कर दो, है ना, तो वैसा कुछ भी होता है। देखिए, all is a part and parcel of the system and different services that we are in. After all, we are serving the people and the government in a capacity. ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन the person who's sitting on the particular designation or a chair, ये हमारी भी उस वक्त जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं, और सिस्टमैटिक तरीके से उनसे अवेयर करवाना, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो और वैसे ही हमारे जो मतलब अगर फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संदर्भ में देखा जाए तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज, बिकॉज वी आर मोस्टली डीलिंग विद द लॉज जो हमारे सेंट्रल लॉज हैं, विच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इन द स्टेट ऑल्सो, और हम लैंड रिसोर्स के साथ डील कर रहे हैं एज फार एज लीगल स्टेटस इज कंसर्न्ड। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बड़ा ट्रांसपेरेंट, सीधा सपाट सा अप्रोच रखें, और हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम सही तरीके और सही प्रोसीजर से सबको अवगत कराएं कि अगर कोई भी काम करने वाला है तो वो सही तरीके से कैसे हो सकता है। तो यही हमारी कोशिश रहती है। जैसे आपने जैसे एरिया में काम किया, या फिर चंबा जैसे एरिया में काम किया, नूरपुर में काम किया, तो पेड़ों का कटान एकदम से हो जाता है कि फिर, या फिर अभी एक और बात की जाए, या फिर जैसे हाईवे बन रहा है जैसे, तो या एयरपोर्ट का एक्सटेंशन का काम हो रहा है, तो ये जो पेड़ कट रहे हैं, है ना, तो इसकी जगह कहाँ पे पेड़ लग रहे हैं, या फिर इसकी जगह मतलब मान लीजिए कोई 100 साल 200 साल पुराना पेड़ था जी, तो इसकी जगह मान लीजिए हम अगर आज पेड़ लगाते हैं जी, तो उसको तो कई साल लग जाएंगे। डेफिनेटली। तो वो चीज़ कहाँ हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जितने भी हमारे ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट की जाती है, इसका प्रावधान है बेसिकली हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में ये एक्ट आया था, सेंट्रल एक्ट है, और इसी के तहत किसी भी तरह की फॉरेस्ट लैंड जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो नेशनल हाईवे का निर्माण है या आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर डील किए जाते हैं। अब इसमें एक प्रावधान है कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन का। कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन में ये रहता है कि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 हेक्टेयर वन भूमि जो है वो डाइवर्ट की जा रही है, यदि जो यूज़र एजेंसी है, प्रयोक्ता एजेंसी जो है, अगर वो हमें नॉन फॉरेस्ट लैंड कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उनको 1 ही हेक्टेयर लैंड के ऊपर जो है वो कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति ये है कि नॉन फॉरेस्ट लैंड या किसी और तरह की सरकारी भूमि जो है वो अवेलेबल नहीं है, और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ही हमें कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन जो है वो करनी पड़ रही है। उस स्थिति में डबल दी एक्सटेंट ऑफ लैंड के ऊपर कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन करने का प्रावधान है। अमूमन ये देखा गया है कि अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में भी कि जितने भी हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत केसेस डील करते हैं, उसमें जितना भी कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन है, वी आर कैरिंग आउट ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड इटसेल्फ। सो जितने भी हमारे कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन स्कीम्स बनते हैं, अप्रूव होते हैं, दे आर एसेंशियली ऑन 2 times द एक्सटेंट ऑफ लैंड जितना डाइवर्ट हो रहा है। उसके अलावा जैसे आप पूछ रहे हैं कि कहाँ होता है, तो वैसे तो देखिए, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाईवे के किनारे भी आप खुद कह रहे हैं कि पुराने पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, कोशिश ये रहनी चाहिए, क्योंकि एक जगह का माइक्रो क्लाइमेट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो बिल्कुल वहाँ लगाना तो
पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर फिर भी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना उस जगह के आसपास जो है हम अपना कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन कैरी आउट कर पाएँ, सो दैट हमारा ओवरऑल लैंडस्केप जो है वो डिफॉरेस्टेशन से सफ़र ना करे। प्लांट इस टाइप से सिलेक्ट किए जाते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक प्लांट्स की सिलेक्शन की बात है, वो चाहे कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन हो या हमारे अन्य किसी भी तरह के अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स हैं, उसमें हमारा जो जोर है वो इसी बात के ऊपर रहता है कि हमारे जितने भी लोकल फैक्टर्स और क्लाइमेटिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं, नेटिव ट्री स्पीशीज़ हैं, उन्हीं को हम प्लांट करें। और हाल फिलहाल में जो हमारे वन विभाग की प्लांटेशन की पॉलिसी भी है, उसके मुताबिक हमारा बायोडाइवर्सिटी एनहांस करने के ऊपर भी जोर है, जिसमें जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जैसे हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे चौड़ी पत्ती प्रजाति के पौधे जो हैं वो लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहती है कि डिपेंडिंग ऑन दी साइट 30 से 60% तक पौधे जो हैं वो फलदार पौधे भी जो हैं वो प्लांटेशंस में लगाए जाएं। जहाँ हमारी ऑल्टीट्यूडिनल स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेट स्पीशीज़ लगा सकते हैं, कॉनिफर स्पीशीज़ लगा सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्कोप जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे जो कॉनिफर स्पीशीज़ होते हैं उसमें हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती है जितनी हमारे पास ब्रॉड लीव्ड की डाइवर्सिटी होती है। एक और चीज आती है जैसा कि ये बात होता है कि गांव में किसी ने रास्ता निकालना है, जी जी, और इसकी थोड़ी सी लैंड आ रही है, जी जी, तो वो एक इशू रहता है कि यार क्या करेंगे, फॉरेस्ट वाले पेड़ काट दें हम। जी, कई बार ऐसा होता है कि रात में पूरी रात में उन्होंने पेड़ काट दिए, जी जी जी, या फिर परमिशन लें, तो उसका प्रोसेस क्या है मैम? किसी ने अगर मान लीजिए गाड़ी के लिए रास्ता निकालना है, या 3 मीटर रास्ता निकालना, 6 मीटर रास्ता। जी, देखिए, वैसे तो ऐसा है कि जो रास्ता निकालने का या लीनियर प्रोजेक्ट्स इस तरह से कह सकते हो, उसका प्रावधान जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ही है। पहले क्या होता था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत कुछ एक एक्टिविटीज़ के लिए भारत सरकार से एक जनरल परमिशन दे दी गई थी कि अप टू 1 हेक्टेयर तक अगर उसमें कुछ 13 एक्टिविटीज़ के लगभग जो हैं वो एन्यूमरेट की गई थी, इंक्लूडिंग जो ये स्मॉल इस तरह के लिंक रोड्स हैं। तो उसमें ये कहा गया था कि अगर 1 हेक्टेयर तक फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व है तो वो स्टेट लेवल पे ही उसकी परमिशन हो जाएगी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब वो प्रावधान जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन अब हमारे पास एक टूल है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। आपने भी सुना होगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो 2006 में आया था। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी हमारे पास कुछ 13 एक एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए प्रावधान है कि अगर 1 हेक्टेयर तक फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है और अप टू 75 ट्रीज़ जो हैं प्रो राटा बेसिस उस लैंड में आ रहे हैं, तो उस संबंधित भूमि को किसी और प्रोजेक्ट के में यूज़ लाने के लिए जो है वो संबंधित डीएफओ जो है, कंसर्न डीएफओ, वो परमिशन दे सकते हैं। तो इस तरह के अब जितने भी छोटे लिंक रोड्स या कई जगह ऐसा होता है कि एम्बुलेंस रोड्स निकालने की मांग होती है या कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और लोग चाह रहे हैं, तो इस तरह के सारे केसेस जो हैं वो एफआरए के अंदर डील हो रहे हैं। जी जी, मतलब पंचायत प्रधान को करना पड़ेगा जी। इसमें ऐसा होता है कि एक यूज़र एजेंसी का होना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई रोड बनना है, अब वो रोड कौन बना रहा है, वेदर द यूज़र एजेंसी इज़ बीडीओ, किसी पंचायत के थ्रू बन रहा है, या कोई और डेवलपमेंटल एजेंसी है, पीडब्ल्यूडी के थ्रू बन रहा है, जी, किसी के थ्रू भी बन रहा है, पर एक यूज़र एजेंसी का होना ज़रूरी है और उसमें सरकार का इंटेंशन होना ज़रूरी है कि ये चीज़ बनाई जानी है इस यूज़र एजेंसी के थ्रू। फिर वो जो यूज़र एजेंसी है ये उनके और डीएफओ के बीच में जो है फिर ये करस्पॉन्डेंस होगा और एज पर प्रोसीजर जो भी इसमें है वो फाइनली डीएफओ इसमें कॉम्पिटेंट है परमिशन देने के लिए। एक और चीज़ आती है उसका कि कई बार ऐसा होता है कि देखते हैं हम भी कि फॉरेस्ट लैंड पे कई बार कब्जा किया होता है जी, है ना जी, तो अब डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है जी, राइट, तो अगर पता लग जाए उसके बाद क्या होता है? मतलब देखिए, ऐसा है कि अगर थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाऊं, हमारे पास जैसे इस वन वृत्त में भी या अमूमन अगर मैं स्टेट की भी बात करूं तो इस तरह का सिनारियो है। इस वन वृत्त की अगर बात करें तो हमारे पास जितना टोटल यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है बाय लीगल स्टेटस, उसमें करीब हमारा 3% के लगभग जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है।
लगभग 37% जो है वो डीमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। डीमार्केटेड प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब है कि हमें अपनी बाउंड्रीज प्रॉपर्ली डीमार्केटेड हैं, पता है कि कहाँ पे है। इसके अलावा जो एक मेन कंस्ट्रेंट भी है, चैलेंज भी है हमारे विभाग के लिए, वो ये कि हमारे जो एक लार्जर चंक ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स है वो अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, जिसका ये मतलब है कि वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो है लेकिन उसका कोई प्रॉपर्ली ऑन ग्राउंड डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है। उस स्थिति में ऐसा फॉरेस्ट जो ओपन रिसोर्स है, और स्पेशली अगर हम यहाँ लो लाइंग एरियाज में देखें तो जो फार्म लैंड्स हैं, प्राइवेट लैंड्स हैं, कई बार वो हमारे ऐसे यूपीएफ्स के बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं। तो कई बार मैं कहूँगी कि इंटेंशनल भी होता है, कुछ एक केसेस में अनइंटेंशनल भी हो सकता है। जैसे ही कोई ऐसा केस वन विभाग के नोटिस में आ जाता है तो सबसे पहला कार्य तो ये होता है कि if it is the encroachment we are perceiving as in adjacent to UPF undemarcated protected forest, सबसे पहला काम रहेगा कि हम competent revenue authority से जो है उसको डिमार्केट करवा के ये असर्टेन करें कि अगर किसी का encroachment है तो किस एक्सटेंट तक encroachment है। उसके बाद एक सेट प्रोसीजर रहता है, हमारा HP पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट है। HP पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के तहत जितने भी हमारे DFOs हैं उनको कलेक्टर का पावर दिया गया है और दे हैव द पावर टू होल्ड द ट्रायल फॉर ऑल सच एनक्रोचमेंट केसेस ऑन फॉरेस्ट लैंड एंड ऑफ कोर्स एज पर द ड्यू प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल के बाद जो है अगर ये असर्टेन हो जाता है कि वाकई किसी की एनक्रोचमेंट है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर तो कलेक्टर विल पास दी एविक्शन ऑर्डर्स। एविक्शन ऑर्डर्स के बाद जो है वो किसी भी पार्टी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो एविक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएं, दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी किसी केस में इफ़ दी पार्टी इज़ नॉट इन अग्रीमेंट विद, उनको लगता है कि नहीं वी आर नॉट हैप्पी विद द एविक्शन ऑर्डर या इट इज़ नॉट फेवरेबल, तो उनके पास ये प्रावधान होता है कि वो जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं दे कैन गो इन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कलेक्टर। अगेन एज पर ड्यू प्रोसीजर अगर ऑर्डर अपहोल्ड हो जाता है द एविक्शन हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन ग्राउंड। एक और चीज़ है इसका कि जैसे मान लीजिए अभी कंक्रीट जंगल बन रहा है, मतलब कंक्रीट मतलब लोग चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो पेड़ों का कटान इतना जल्दी हो रहा है जी है ना, तो उसको कैसे रोका जा सकता है ना। कई बार होता है कि परमिशंस लेते हैं कि घर की लकड़ी चाहिए जी। और कई बार होता है कि कई बार परमिशन नहीं मिलती, एक की परमिशन ली, दो की परमिशन ली, लेकिन 10 काट दिए है ना, तो वो उस चीज को कैसे रोका जा सकता है। या फिर घरों में कई बार है कि कंस्ट्रक्शन बढ़ाने के लिए आप देखेंगे जैसे एरिया में देखेंगे जहाँ पे देवदार जैसे पेड़ों के लिए बैन है लेकिन कटाई हुई है। हम एक टाइम देखते हैं यार यहाँ पे हुआ था लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। देखिए ऐसा है कि वैसे तो प्राइवेट लैंड चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, अगर किसी को अपना घर बनाने के लिए या अपने बोनाफाइड पर्पस के लिए पेड़ काटने की ज़रूरत है तो उसका प्रावधान है अलग अलग हमारे एक्ट्स एंड रूल्स में कि किस तरह से वो ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि इसका क्या इलाज है कि कई बार लोग जो हैं वो बिना परमिशन लिए या जल्दबाजी में दो की परमिशन काट दी। हाँ, तो लोगों को भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि हम जब फॉरेस्ट्री सेक्टर की बात करते हैं और हम किसी भी तरीके के एसेट की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट या कंजर्वेशन, अगर हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें तो इट इज़ द कोर ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स जो है वो ओपन रिसोर्स है। वन विभाग ओपन फॉरेस्ट रिसोर्स का कस्टोडियन हो सकता है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं साइंटिफिकली, हम उसको कंजर्वेशन के लिए गाइडलाइंस बना सकते हैं, हम उसमें अपने विभाग के थ्रू अपना जो हमारा सेटअप है उसके थ्रू पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम कोई भी कंजर्वेशन एफर्ट कर रहे हैं या कोई भी एसेट क्रिएशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एफॉरेस्टेशन, लोगों का सहयोग उसमें बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली
ये वाली जो चीज़ है ये तो तभी जा पाएगी जब हमारा जो लोगों का सोच है उसमें इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, और है भी, ऐसा नहीं है कि ये अवेयरनेस नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट एक्टिविटीज भी बनाई होती हैं। जी जी जी। सो वी नीड टू गो फर्दर एंड फर्दर विद दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस। मतलब जितना हम इस अवेयरनेस को फैला सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं, ये चीज़ तभी जो है, अगर हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करें कि 100% कैसे कंट्रोल में आ सकती है, तो वैसे ही आ सकती है। दूसरा देखिए, कोई ऐसा अर्जेंट सिचुएशन हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पेड़ ऐसा खड़ा है किसी की प्रॉपर्टी के आसपास जो डेंजरस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान है। और ऐसा नहीं है कि उसका परमिशन नहीं मिल सकता है, उसका परमिशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बस एक ड्यू प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो कर लीजिए। लॉन्ग रन में जिन्होंने अपने लिए वो परमिशन लेना है उनके लिए भी वो बेहतर है, और ओवरऑल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैंडेट है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है, उसके लिए भी ये बेहतर है कि हम एक ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके चलें, ताकि कोई भी अनड्यू एडवांटेज जो है वो ना लिया जाए। तो बस यही चीज़ है, और इसमें मैं बार बार यही कहूँगी कि जितना अवेयरनेस का रोल है, और किसी चीज़ का रोल जो है वो इन सब चीज़ों में उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है।